नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण शुरू की। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वस्तुओं की कीमतों और सब्सिडी के कारण भारत दोहरे घाटे की समस्या का सामना कर रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हुई। वैश्विक समझौतों में बाधाएं उत्पन्न होने की वजह से गूगल टैक्स वर्ष 2023 के बाद भी जारी रहेगा। और आपको बताएंगे कि भारत में 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। और हिमालय में पर्यटकों की अधिक भीड़ को देखते हुए नई रिपोर्ट में आपदाओं के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई पर बल दिया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण शुरू की। निपुण परियोजना निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अभिनव परियोजना है। इसके तहत नए कौशल और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय महुआ की प्रमुख योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत एक पहल है। परियोजना के कार्यान्वयन को कई खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे कि निर्माण स्थलों पर पूर्व अधिगम की मान्यता यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षण। पूर्व अधिगम की मान्यता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक घटक है। इसमें पूर्व में सीखे गए अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की प्रमुख कौशल विकास योजना है। इसके अलावा नलसाजी यानी प्लम्बिंग और अवसंरचना क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा नए कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण, उद्योगों या बिल्डरों या ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम निपुण योजना की क्रियान्वयन साझेदार होगी। इस योजना का महत्व ये होगा कि ये निर्माण श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर तलाशने में मदद करेगी, साथ ही उनका पारिश्रमिक बढ़ाने और विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में भी सक्षम बनाएगी। प्रशिक्षुओं को दुर्घटना बीमा या कौशल बीमा, डिजिटल कौशल जैसे कि कैशलेस लेन देन और उद्यमिता पर जानकारी प्रदान की जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी आधारित रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। ये पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित निपुण भारत से अलग है। निपुण भारत समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल है, यानी कि निपुण भारत शिक्षा से और निपुण श्रमिकों के प्रशिक्षण से संबंधित योजना है। तो इन दोनों में आप लोग कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये 2 अलग अलग योजना है और दोनों अलग अलग मंत्रालयों की योजना है। और आइए अब बात करते हैं निर्माण उद्योग के बारे में। निर्माण उद्योग वर्ष 2022 तक सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की ओर अग्रसर रहा है। इस क्षेत्र में अगले 10 वर्षों में 4.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9% का योगदान देता है। इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया उद्योग साझेदार के रूप में निपुण परियोजना में शामिल हुए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वस्तुओं की कीमतों और सब्सिडी के कारण भारत दोहरे घाटे की समस्या का सामना कर रहा है। मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में वस्तुओं की ऊंची कीमतों और बढ़ते सब्सिडी बोझ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या के फिर से उभरने के प्रति सचेत किया है। ये भी पहली बार है जब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय विचलन की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है। हालांकि अपनी विवेकपूर्ण स्थिरीकरण नीतियों की वजह से भारत पर मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन का कम खतरा है। दोहरा घाटा किसी भी देश में चालू खाता घाटे के साथ साथ राजकोषीय घाटे की स्थिति की उपस्थिति को दर्शाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी से मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग के साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति से। दोहरे घाटे का प्रभाव शब्दावली का उपयोग आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाता है। दोहरा घाटा जरूरी नहीं है कि हानिकारक ही हो, लेकिन लंबी अवधि में या उच्च घाटे की स्थिति में दोहरे घाटे से कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बचत की दर में कमी हो सकती है, ब्याज दर और विनिमय दर में बढ़ोतरी हो सकती है। विनिमय दर यानी कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में किस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहे हैं और इस वजह से निर्यात महंगा हो सकता है।
इसके अलावा विदेशों से अधिक उधारी लेनी पड़ सकती है। दोहरे घाटे को दूर करने के लिए गैर पूंजीगत व्यय को युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए। सख्त मौद्रिक नीति के माध्यम से राजकोषीय समेकन की नीति अपनाई जानी चाहिए। आयात प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए या फिर उसमें कटौती की जानी चाहिए, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और गैर आवश्यक वस्तुओं के मामले में। निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रुपए का उचित मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए। पूंजी के निरंतर आंतरिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए व्यवसाय करने में सुगमता में और सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि राजकोषीय घाटा या फिर इसे साधारण भाषा में बजट घाटा भी कहा जाता है। ये सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी की स्थिति को बताता है। राजकोषीय घाटे के कई कारण हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ व्यय जो कि उर्वरक सब्सिडी आदि की वजह से बढ़ सकता है। इसके अलावा महामारी के कारण राजस्व में कमी, डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती। चालू खाता घाटे की बात करें तो ये भुगतान संतुलन के दो मुख्य खातों में से एक है। चालू खाता घाटा किसी देश की वस्तु और सेवाओं में निर्यात तथा आयात और भुगतान अंतरण को दर्ज कराता है। चालू खाता घाटा के कई कारण हैं, जैसे कि ऊर्जा आयात में वृद्धि, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, उच्च घरेलू मांग और गैर प्रतिस्पर्धी निर्यात। इसके अलावा सकल राजकोषीय घाटा, चालू खाता संतुलन और निवल राजकोषीय घाटा। अगली खबर आपदा से संबंधित है। आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों के भिन्न भिन्न हिस्सों में 2 दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। भारत में आकाशीय बिजली गिरने से प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 से 2500 लोगों की मृत्यु होती है। आकाशीय बिजली गिरने से 96% से अधिक मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। आकाशीय बिजली वायुमंडल में बहुत तीव्र और व्यापक विद्युत आवेश का निर्मुक्त होना है। इसमें से कुछ विद्युत आवेश पृथ्वी की सतह का रुख कर लेता है। विद्युत आवेश का निर्मोचन नमी धारण करने वाले विशाल बादलों में होता है, जो कि 10 से 12 किलोमीटर लंबे होते हैं। इन बादलों के ऊपर का तापमान -35 डिग्री से -45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। भारत में आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि आकाशीय बिजली के लिए कुछ पहलें जरूर की गई हैं, जैसे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग 5 दिन पहले तड़ित झंझा और इससे संबंधित मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करता है। आकाशीय बिजली की सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने आकाशीय बिजली ऐप दामिनी तैयार किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को कई प्रकार के परामर्श या फिर सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कि आकाशीय बिजली के गिरने की घटनाओं और उनसे हुई मौतों के आंकड़ों के आधार पर आकाशीय बिजली से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र। इसके अलावा प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली, अंतर एजेंसी समन्वय और संचार, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आदि। बादलों के भीतर ऋण आवेशित आधार और धन आवेशित शीर्ष के बीच निर्मुक्ति, अलग अलग बादलों के बीच टक्कर, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश केंद्रों के बीच निर्मुक्ति। इसके अलावा भूमि और ऋणात्मक आवेश केंद्रों के बीच बादल से भूमि पर आकाशीय बिजली। वैश्विक समझौतों में बाधाएं उत्पन्न करने के कारण गूगल टैक्स वर्ष 2023 के बाद भी जारी रहेगा। विदेशी डिजिटल आर्थिक कंपनियों पर भारत की इक्वलाइजेशन लेवी या फिर गूगल टैक्स वर्ष 2023 के बाद भी जारी रह सकता है, और इसका कारण ये है कि एक वैश्विक कर समझौता जिसे अलग अलग देशों द्वारा लगाए जा रहे इस तरह के कर को प्रतिस्थापित करना है, अब अपने कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना कर रहा है। इक्वलाइजेशन लेवी या फिर समकारी शुल्क विदेशी डिजिटल कंपनियों के सीमा पार डिजिटल लेन देन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक अंतरिम उपाय है। इसे वित्त विधेयक 2016 के माध्यम से लाया गया था। भारत में इक्वलाइजेशन लेवी को वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया था। ये भारत में बिना स्थायी प्रतिष्ठान वाली अनिवासी कंपनियों द्वारा प्राप्त डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के भुगतान पर लगाई गई थी, यदि भुगतान 1 वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है। बाद में इसका विस्तार करके अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को भी इसके दायरे में लाया गया था। इन पर लेवी की दर 2% निर्धारित की गई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की 2 स्तंभ योजना के तहत वैश्विक कर सुधार पर 140 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार करने पर सहमति व्यक्त की है। इस सहमति के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां भी कार्य करती हैं और मुनाफा कमाती हैं, वहां कर के उचित हिस्से का भुगतान करेंगी। हालांकि इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि सबके अलग अलग हित हैं। यूरोपीय देशों ने डिजिटल कराधान के प्रश्न को प्राथमिकता दी है, जबकि अमेरिका ने वैश्विक न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों की विधायिकाएं अब इन समझौतों को लागू करने के लिए
आवश्यक कानूनों को पारित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हंगरी ने यूरोपीय संघ के न्यूनतम निगम कर को दिया गया समर्थन वापस ले लिया है। इक्विलाइजेशन लेवी का प्रस्ताव OECD द्वारा आधार शरण और लाभ हस्तांतरण यानी BEPS पर अपनी कार्य योजना के तहत किया गया था। BEPS बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर योजना रणनीतियों को कहते हैं। इसके तहत ये कंपनियां कर भुगतान से बचने के लिए कर नियमों में निहित खामियों और अलग अलग नियमों का फायदा उठाती हैं। और अगली खबर अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित है। भारत में 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, आइए बताते हैं आपको। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अब प्लास्टिक की उन वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया है जिन पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक का मतलब ऐसे प्लास्टिक उत्पाद से है जिसका निपटान या पुनर्चक्रण से पहले एक ही उद्देश्य के लिए एक बार उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित हैं, जैसे प्लास्टिक स्टिक्स। इसके तहत प्लास्टिक स्टिक्स वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन यानी थर्माकोल आदि प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा कटलरी आइटम की बात करें तो प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ और ट्रे ये सभी प्रतिबंधित हैं। पैकिंग या रैपिंग फिल्म्स की बात करें तो मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्डों और सिगरेट के पैकेटों को लपेटने और पैक करने में उपयोग की जाने वाली फिल्म भी प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा अन्य वस्तुएं हैं 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर या स्टिरर आदि। आपको बता दें कि इससे पहले 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत 75 माइक्रोन से कम मोटे कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 31 दिसंबर 2022 से इस प्रतिबंध को बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम गुटखा, तंबाकू और पान मसाले के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के 9 कारण हैं। सबसे पहली बात, ये जीवाश्म ईंधनों से निर्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है। तीसरा है कि इनका अस्तित्व सैकड़ों वर्षों तक रहता है। चौथा कारण है कि इनमें से केवल कुछ का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। पांचवा ये है कि ये खाद्य और पेय में विषाक्त घटक घोल देते हैं। प्लास्टिक हार्मोन को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर कारक भी होती है। ये महासागरों को प्रदूषित करते हैं। ये समुद्री जीवों और पक्षियों की मृत्यु का कारण बनते हैं। इसके अलावा ये हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। और अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ी है। हिमालय में पर्यटकों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए नई रिपोर्ट में आपदाओं के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई पर बल दिया गया है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन का पर्यावरण आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन की मांग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र पर दबाव बढ़ा दिया है। ये भूमि उपयोग में बदलाव और भूमि आवरण के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनता जा रहा है। महामारी की अवधि वर्ष 2020-21 को छोड़कर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन का दबाव दशकों से लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। पर्यावरणीय प्रभाव में प्रमुख है प्रदूषण, जिसमें कि भूमि, मिट्टी, वायु और जल चारों का प्रदूषण शामिल है। इसके अलावा जैव विविधता की हानि होती है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही विशाल शहरीकरण और यातायात की भीड़, स्थानीय देशज संस्कृति का नुकसान और खाद्य सुरक्षा आदि पर्यटन के ही प्रभाव हैं। इसीलिए हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत पर्यटन रणनीति जारी की। रणनीति ने सतत पर्यटन के विकास के लिए रणनीतिक स्तंभों की पहचान की है। इसके तहत पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देना, जैव विविधता की रक्षा करना, आर्थिक संधारणीयता को बढ़ावा देना आदि शामिल है। संधारणीय पर्यटन के लिए अन्य सिफारिशों की बात करें तो समुदाय आधारित पर्यटन को मजबूत किया जाना चाहिए। सतत एजेंडा को बढ़ावा देने के साथ विनियमित पर्यटन प्रथाओं की स्थापना की जानी चाहिए। पर्यटक वाहनों पर हरित कर लगाया जाना चाहिए। उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। भारतीय हिमालय क्षेत्र में भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राज्यों के जो पहाड़ी जिले शामिल हैं उनमें है अरुणाचल प्रदेश, असम हिल्स, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल हिल्स आदि।
और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। दूरसंचार विभाग ने डिजाइन आधारित विनिर्माण को सुगम बनाने के लिए PLI योजना में संशोधन किया है। साथ ही योजना की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी दिया गया है। इसने मौजूदा प्रोत्साहन दरों के ऊपर 1% की अतिरिक्त प्रोत्साहन दर का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। PLI योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय बजट 2022-23 में मौजूदा PLI योजना के भाग के रूप में डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम निर्मित करना था। ये डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना घरेलू और वैश्विक कंपनियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और गैर MSMEs दोनों के लिए खुली है। दूसरी खबर है हाइब्रिड प्रतिभूतियों से संबंधित। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक 20 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं KV कामत। ये समिति हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इसका उद्देश्य है हाइब्रिड प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा देना, इनके निर्गमन को सुगम बनाना और घरेलू और वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना। ये हाइब्रिड प्रतिभूतियां निवेश के साधन हैं। ये 2 या 2 से अधिक विभिन्न वित्तीय साधनों को जोड़ते हैं। इनमें सामान्य तौर पर इक्विटी या बॉन्ड जैसी विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए अवसंरचना निवेश न्यास यानी इनविट्स, रियल एस्टेट निवेश न्यास यानी रिट्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स आदि। पिंक बॉलवर्म। हाल ही में पंजाब और हरियाणा में कपास फसल चक्र के आरंभिक चरण में पिंक बॉलवर्म संक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है। पिंक बॉलवर्म पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला एक कीट है। इसे कपास के कीट के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र का स्थानिक जीव है। वयस्क मादा PBW यानी पिंक बॉलवर्म कॉटन बॉल्स पर अंडे देती है। अंडे में निकले नए लार्वा बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। पिंक बॉलवर्म प्रथम श्रेणी के ट्रांसजेनिक BT कपास और कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। इस तरह से ये कपास की वृद्धि में देरी का कारण बनता है। तमिलनाडु में मरुस्थल। तमिलनाडु में एक छोटा मरुस्थल है। इसमें लाल रेत के टीले हैं। ये तुतुक्कड़ी जिले तक ही सीमित हैं। इन लाल टीलों को तमिल में थेरी कहा जाता है। इसमें क्वार्टिनरी युग की तलछट शामिल है। ये 2.6 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये समुद्री निक्षेपों से निर्मित है। इनमें लाल रेत के टीलों में विभिन्न खनिज जैसे कि इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, गार्नेट, जिरकोन आदि पाए जाते हैं। अध्ययन से ये भी पता चला है कि लाल टिब्बा क्षेत्र अतीत में एक पुरापाषाण कालीन तट रहा होगा। यहाँ कई स्थानों पर चूना पत्थर की उपस्थिति समुद्री अतिक्रमण का संकेत देती है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गांवों के तेजी से विकास के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सभी विभागों या मंत्रालयों के कार्यक्रमों और योजनाओं का अभिसरण और समन्वय करना है ताकि निचले स्तर पर योजनाओं को सही से लागू किया जा सके। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। कोलंबिया, यहाँ की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया ने पूर्व गुरिल्ला लड़ाका गुस्तावो पेट्रो को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित देश है। इसकी तटरेखा अटलांटिक महासागर के साथ साथ प्रशांत महासागर से भी लगती है। कोलंबिया की राजनीतिक सीमाएं ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा, पेरू और वेनेजुएला के साथ लगी हुई हैं। ये कोस्टारिका, डोमिनिकन गणराज्य, हेती, होंडुरास, जमाइका, निकारागुआ और यूनाइटेड किंगडम के कैमन आइलैंड्स के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कोलंबिया का उच्चतम बिंदु सियरा नेवादा डी सांता मार्टा पर्वत श्रृंखला में स्थित पिको क्रिस्टोबल कोलोन है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं पैरामो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मैग्डेलेना, अमेजोन, ओरिनोको आदि। लिथुआनिया, इसकी राजधानी है विनियस। रूस ने कॉलिनिनग्राड तक लिथुआनिया के पारगमन प्रतिबंध की निंदा की है। कॉलिनिनग्राड बाल्टिक सागर पर रूसी संघ का बहिर्क्षेत्र है। लिथुआनिया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला बाल्टिक देश है। इसकी राजनीतिक सीमाएं लातविया, बेलारूस, पोलैंड और रूस के साथ लगी हुई हैं। ये बाल्टिक सागर के माध्यम से स्वीडन के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इसका उच्चतम बिंदु आक्स तोजस हिल है और इसकी प्रमुख नदियां नेमन, नेरिस और वेंटा है।
आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश ने अवैध रेत खनन को समाप्त करने के लिए एनसीएस के कुछ हिस्सों में इसे कानूनी बनाने की योजना बनाई है। एनसीएस में वर्ष 2006 से रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एनसीएस 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। एनसीएस चंबल और उसकी सहायक नदी पार्वती की कुल 435 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है। एनसीएस गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुओं की कई दुर्लभ प्रजातियों का अधिवास है। खुफ्सगुल लेक नेशनल पार्क। ये पार्क मंगोलिया में स्थित है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ये रूसी सीमा के निकट उत्तर मंगोलियाई प्रांत खुफ्सगुल में स्थित है। इसमें मंगोलिया के मीठे जल का लगभग 70% हिस्सा है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे बांध की। सिरुवानी बांध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा केरल के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के बाद केरल ने कोयम्बटूर की पेयजल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सिरुवानी बांध से अतिरिक्त जल छोड़ा है। ये बांध पलक्कड़ में स्थित है और सिरुवानी नदी पर बनाया गया है। ये अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC को 10 गीगावाट विद्युत ऊर्जा के भंडारण की परियोजनाओं के निर्माण का कार्य सौंपा गया। इसे निर्मित करने का प्रमुख उद्देश्य चीन की सियांग नदी की जल डायवर्जन योजना को प्रतिसंतुलित करना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को जल राशि प्रदान करती है। ये बांध अरुणाचल प्रदेश के यिंगकियोंग में बनाया जाएगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।